दूसरे विश्व युद्ध का सबसे काला दौर। बुडापेस्ट में एक जवान मां अपने 3 महीने के बच्चे को गोद में लिए एक अजनबी औरत के सामने खड़ी है। चारों तरफ तबाही है। नाजी सैनिक हर गली में घूम रहे हैं। यहूदियों को बंद इलाकों में धकेला जा रहा है। और उस मां के सामने एक ऐसा फैसला है जो कोई भी मां जिंदगी में कभी नहीं लेना चाहती। उसने अपना बच्चा उस अजनबी के हाथों में रख दिया और चुपचाप वहां से चली गई। वो बच्चा हफ्तों तक अपनी मां से दूर रहा और जब मां लौट कर आई तो उस बच्चे ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, कई दिनों तक नहीं, जैसे उसे पता ही नहीं था कि यह औरत कौन है। 70 साल बाद वो बच्चा एक बहुत बड़ा और मशहूर डॉक्टर बन चुका था। एक शाम उसकी पत्नी हवाई अड्डे पर बस थोड़ी सी देर से पहुंची और उसने अगले 24 घंटे तक अपनी पत्नी से एक लफ्ज नहीं बोला। जबड़ा भिंचा हुआ था, आंखें बंद थीं और ऐसा लग रहा था जैसे 70 साल का वो तजुर्बेकार डॉक्टर कहीं गायब हो गया हो। उसकी जगह वही 3 महीने का बच्चा आ गया था जिसे कभी उसकी मां ने छोड़ दिया था। यह कहानी है डॉक्टर गैबर माटे की, और यही वो पहली सच्चाई है जिससे उनकी किताब शुरू होती है कि बचपन में जो जख्म लगते हैं वो सिर्फ यादों में नहीं रहते, वो शरीर में उतर जाते हैं, नसों में बस जाते हैं और बरसों बाद भी चुपचाप हमारे बर्ताव को, हमारे रिश्तों को और हमारी सेहत को चलाते रहते हैं। नमस्ते दोस्तों, सुनो बुक्समरी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं पढ़ी होगी, लेकिन जिसकी जरूरत आज के दौर में हम सबको है। किताब का नाम है द मिथ ऑफ नॉर्मल, यानी सामान्य होने का भ्रम। इसे उन्हीं डॉक्टर गैबर माटे ने लिखा है जिनकी कहानी आपने अभी सुनी। 30 साल से ज्यादा वक्त तक इन्होंने ऐसे मरीज देखे जो कैंसर से लड़ रहे थे, जो नशे की लत में फंसे हुए थे, जिनके शरीर ने अपने ही खिलाफ बगावत कर दी थी। और इन्होंने एक ऐसी बात समझी जो बाकी डॉक्टर नहीं समझ पा रहे थे, कि हर बीमारी के पीछे एक कहानी छुपी होती है और वो कहानी सिर्फ शरीर की नहीं होती। लेकिन एक बड़ा सवाल है जो इस पूरी किताब की नींव है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो सेहत की बहुत बातें करती है। कसरत है, अच्छा खाना है, योग है, ध्यान है, हर तरह के नुस्खे हैं, लेकिन फिर भी पुरानी बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। मानसिक परेशानियां बढ़ रही हैं, नशे की लत बढ़ रही है और कैंसर जैसी बीमारियों के मामले हर साल पहले से ज्यादा सामने आ रहे हैं। तो आखिर गड़बड़ कहां है? और इसका जवाब जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जिसे हम सामान्य जिंदगी मानते हैं वो असल में बहुत बीमार है। हमारा समाज, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, ये सब इंसान के असली स्वभाव के खिलाफ चल रहा है। और जब कोई भी जीव ऐसे माहौल में रहे जो उसके लिए बना ही नहीं, तो वो बीमार पड़ता है। ये कोई ऊपरी बात नहीं है, ये पक्का विज्ञान है और इस किताब में इसे बहुत गहराई से समझाया गया है। लेकिन इसे सही से समझने के लिए पहले इन डॉक्टर की अपनी कहानी जानना जरूरी है, क्योंकि जो कुछ इन्होंने दुनिया को सिखाया वो पहले खुद पर भोगा। इनका जन्म 1944 में बुडापेस्ट में हुआ था, ठीक उस वक्त जब यहूदियों का भयानक नरसंहार चल रहा था। इनके नाना को ऑश्विट्ज के मौत के कैंप में मार डाला गया। इनके पिता को जबरदस्ती मजदूरी पर भेज दिया गया और इनकी मां को वही फैसला लेना पड़ा जिसकी बात हमने अभी सुनी। वो बच तो गए, लेकिन जो जख्म उस 3 महीने के बच्चे को लगा वो उनके साथ ही रहा, उनकी नसों में, उनके दिमाग में और उनके हर बर्ताव में। बड़े होकर वो डॉक्टर बने, बहुत अच्छे डॉक्टर, लेकिन ऐसे डॉक्टर जो हमेशा तनाव में रहते थे, जो काम के चक्कर में अपने परिवार को भूल जाते थे। उन्हें शास्त्रीय संगीत खरीदने की ऐसी लत लग गई थी कि एक बार वो एक मरती हुई मरीज को छोड़कर संगीत की दुकान पर चले गए और जब लौट कर आए तो वो मरीज दुनिया छोड़ चुकी थी। बहुत बाद में उन्हें समझ आया कि यह सब उसी बचपन के दर्द की परछाई थी। और यही वो मोड़ था जब उन्होंने तय किया कि अब वो अपने मरीजों को सिर्फ बीमारी की नजर से नहीं देखेंगे, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी को समझने की कोशिश करेंगे। कैंसर के मरीजों से पूछा कि बीमारी आने से पहले तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा था। नशे से जूझने वालों से पूछा कि तुम किस दर्द से भाग रहे हो। और जिन लोगों का शरीर अपने ही खिलाफ हो चुका था, उनसे पूछा कि क्या तुमने कभी अपने आप को सबसे पहले रखा। और जो जवाब आए उनमें एक ही ढर्रा बार बार सामने आया। बचपन में दर्द मिला, भावनाओं को दबाना सिखाया गया, खुद को भूलकर दूसरों को खुश रखने में पूरी जिंदगी लगा दी, और फिर एक दिन शरीर ने कह दिया कि बस अब और नहीं। बीमारी कोई हादसा नहीं है, वो एक संदेश है, उस जिंदगी का हिसाब है जो हम जीते आ रहे हैं। और जब तक हम उस संदेश को नहीं सुनेंगे,
तब तक बस ऊपरी निशानियों का इलाज करते रहेंगे और असली जड़ वैसी की वैसी बनी रहेगी। दिलचस्प बात यह है कि हमारे भारत में आयुर्वेद हजारों सालों से यही कहता आया है कि बीमारी सिर्फ शरीर में नहीं होती, वो जिंदगी में होती है। हमारे यहां स्वस्थ शब्द का मतलब ही है अपने असली स्वभाव में टिके रहना। जब हम अपने स्वभाव से भटक जाते हैं तभी बीमारी दस्तक देती है। और यह किताब यही बात आज के विज्ञान की जबान में साबित करती है। लेकिन इस समझ का सफर शुरू होता है एक ऐसी जगह से जो हम सबको बेचैन कर देती है, जिसे हम सामान्य मानकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन जो चुपचाप हमारी पूरी जिंदगी को, हमारे शरीर को और हमारे रिश्तों को बदलती रहती है। और वो है ट्रॉमा, यानी वो जख्म जो दिखता नहीं। जब हम ट्रॉमा का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक खास तरह की तस्वीर बनती है। कोई बड़ा हादसा, कोई युद्ध, कोई भयानक दुर्घटना, बचपन में कोई मार पिटाई, और हम फौरन सोचते हैं कि यह तो किसी और की बात है, मेरे साथ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, मेरी जिंदगी तो ठीक ठाक रही है। और यही वो सबसे बड़ी गलतफहमी है जिसे यह किताब तोड़ती है। असल में ट्रॉमा कोई एक घटना नहीं है। ट्रॉमा वो है जो उस घटना के बाद हमारे अंदर होता है, वो तरीका जिससे हमारा मन और शरीर उस दर्द को झेलता है, संभालता है, और जो छाप वो दर्द हमारी नसों पर छोड़ जाता है। ट्रॉमा शब्द असल में यूनानी भाषा से आया है और इसका सीधा मतलब है जख्म। जैसे शरीर पर लगा जख्म दिखाई देता है, वैसे ही मन पर भी जख्म लगता है। बस फर्क इतना है कि वो किसी को दिखता नहीं। और सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो यह है कि ट्रॉमा हमेशा किसी बड़ी घटना से ही नहीं आता। एक बच्चा जो बचपन में बार बार सुनता है कि रोते नहीं, चुप रहो, ये कमजोरी है, उसे भी ट्रॉमा मिलता है। एक बच्चा जिसे प्यार तो मिला, लेकिन शर्त के साथ कि अगर तुम अच्छे नंबर लाओगे तो हम खुश होंगे, अगर कहना मानोगे तभी प्यार मिलेगा, उसे भी ट्रॉमा मिलता है। एक बच्चा जिसके माँ बाप खुद इतने तनाव में डूबे हुए थे कि उसकी भावनाओं को देखने की ना उनके पास फुर्सत थी, ना ताकत, उसे भी ट्रॉमा मिलता है। और यह सब हमारे घरों में हर रोज होता है। हमारे यहां यह इतना आम है कि हम इसे ट्रॉमा मानते ही नहीं। जरा अपने आसपास देखिए, भारत में कितने घरों में बच्चों से कहा जाता है कि लड़के रोते नहीं, इतनी छोटी सी बात पर इतना नाटक मत करो, बड़े हो जाओ। और वो बच्चा धीरे धीरे यह सीख जाता है कि उसकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं है, कि दर्द हो तो छुपा लो, यही समझदारी है, कि अपनी जरूरतों को दबाकर दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरना ही असली जिंदगी है। और यह सीख बचपन में नहीं रुकती, ये उसके साथ बड़े होकर भी चलती रहती है। लेकिन शरीर इस सीख को कभी नहीं भूलता। ट्रॉमा का असर सिर्फ यादों तक नहीं रहता, वो सीधे शरीर में उतर जाता है। जब एक बच्चे को बार बार यह अनुभव होता है कि उसकी भावनाएं खतरनाक हैं, कि अगर उसने गुस्सा दिखाया या डर दिखाया तो प्यार छिन जाएगा, तो उसके अंदर का जो तंत्र शरीर को चलाता है वो एक ऐसी हालत में आ जाता है जहां वो हमेशा चौकन्ना रहता है, हमेशा तैयार रहता है कि कुछ बुरा होने वाला है। और यह हालत उसके शरीर में इतनी गहरी बैठ जाती है कि बड़े होने पर भी वो उससे बाहर नहीं निकल पाता। और यहां वो बात आती है जो सबसे ज्यादा समझने लायक है। जब हम अपनी भावनाओं को बार बार दबाते हैं तो वो ताकत कहीं गायब नहीं होती, वो शरीर के अंदर जमा होती रहती है। और एक दिन वो शरीर के किसी हिस्से में बीमारी बनकर सामने आती है। कैंसर के जिन मरीजों से बात हुई उनमें एक ढर्रा बार बार दिखा। ज्यादातर वो लोग थे जिन्होंने पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में लगा दी, जिन्होंने कभी नहीं नहीं कहा, जिन्होंने अपना गुस्सा कभी जाहिर नहीं किया, और जो हमेशा मुस्कुराकर बोलते रहे कि सब ठीक है, जबकि अंदर से कुछ भी ठीक नहीं था। एक औरत थी जिनके शरीर ने अपने ही खिलाफ बगावत कर दी थी। जब उनसे उनकी जिंदगी के बारे में बात हुई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने पूरी उम्र यही किया। पहले अपने माँ बाप को खुश रखा, फिर पति को, फिर बच्चों को, और खुद की जरूरतें कभी पूरी नहीं की। जब उनसे पूछा गया कि क्या कभी आपने अपने आप को सबसे पहले रखा, तो उन्होंने ऐसे देखा जैसे यह सवाल ही उनकी समझ से बाहर हो। यह सिर्फ उन एक औरत की कहानी नहीं है। हमारे समाज में, खासकर भारत में, यह ढर्रा बहुत गहरा है। बचपन से सिखाया जाता है कि खुद से पहले परिवार, खुद से पहले समाज, खुद से पहले दूसरों की इज्जत। और यह सिखाना कहां तक सही है, यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन जब यह इस हद तक पहुंच जाए कि इंसान अपनी जरूरतों और भावनाओं से पूरी तरह कट जाए, तो यही बीमारी का रास्ता खोल देता है। और यहां एक और बात है जिसे जोर देकर कहना जरूरी है। ट्रॉमा के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि हम सोचते हैं जो हो गया सो हो गया, वो तो बचपन की बात थी, अब तो सब ठीक है। लेकिन शरीर के लिए वो अभी भी हो रहा है। जब बचपन में हमारा शरीर किसी दर्द के जवाब में एक खास तरीके से काम करना सीख लेता है तो वो ढर्रा हमारे साथ रहता है। और जब भी जिंदगी में कोई ऐसा मौका आता है जो उस पुराने दर्द से थोड़ा सा भी मिलता जुलता हो,
तो शरीर उसी पुराने तरीके से प्रतिक्रिया करता है, चाहे इंसान 30 साल का हो या 70 साल का। इसीलिए पत्नी का हवाई अड्डे पर बस थोड़ा देर से आना एक 70 साल के तजुर्बेकार डॉक्टर को उसी 3 महीने के बच्चे में बदल देता है जिसे कभी उसकी मां ने छोड़ दिया था। यह कमजोरी नहीं है, यह इंसानी शरीर और दिमाग का वो तरीका है जो बचपन में हमें बचाने के लिए बना था, लेकिन बड़े होने पर वही तरीका हमें तकलीफ देने लगता है। लेकिन ट्रॉमा की यह समझ सिर्फ यह बताने के लिए नहीं है कि हम सब कितने टूटे हुए हैं। यह समझ इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक हम यह नहीं जानेंगे कि हमारी बीमारी की जड़ कहां है, तब तक हम सिर्फ पत्तों को काटते रहेंगे और जड़ें बढ़ती रहेंगी। और ये जड़ें सिर्फ मन में नहीं होती, वो सीधे शरीर में होती हैं। वो हमारी हर कोशिका को, हमारे हर अंग को, हमारी हर बीमारी को असर करती है। और ये बात इतनी गहरी है कि इसे समझने के बाद आप कभी बीमारी को पहले जैसी नजर से नहीं देख पाएंगे। एक औरत थी जिनके जोड़ों में एक अजीब सी बीमारी थी। इस बीमारी में शरीर का अपना बचाव का तंत्र ही अपने जोड़ों पर हमला करने लगता है। वो बरसों से दवाइयां खा रही थीं, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जा रही थीं, लेकिन बीमारी काबू में नहीं आ रही थी। जब उनसे उनकी जिंदगी के बारे में बात हुई तो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर सामने आई। वो एक ऐसे रिश्ते में फंसी हुई थीं जो उन्हें अंदर से तोड़ रहा था, लेकिन वो उसे छोड़ नहीं पा रही थीं। डर था कि लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या सोचेगा, अकेले कैसे जिएंगी। उनकी पूरी जिंदगी एक ऐसी जगह में बंद थी जहां वो रहना नहीं चाहती थी, लेकिन बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी। और उनका शरीर ठीक यही कर रहा था, वो अपने आप पर हमला कर रहा था। यह सुनकर शायद अजीब लगे कि किसी रिश्ते का दर्द जोड़ों की बीमारी कैसे बन सकता है, या किसी के साथ हुई नाइंसाफी कैंसर का रास्ता कैसे खोल सकती है। लेकिन यह किताब बहुत बारीकी से यह साबित करती है कि शरीर और मन दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, वो एक ही हैं। और जो मन महसूस करता है वो शरीर भोगता है। आज की चिकित्सा ने एक बहुत बड़ी भूल की है, और वो यह कि उसने शरीर और मन को एक दूसरे से अलग कर दिया। एक डॉक्टर दिल देखता है, दूसरा दिमाग देखता है, तीसरा हड्डियां देखता है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि इस इंसान की जिंदगी कैसी चल रही है, इसके रिश्ते कैसे हैं, इसके अंदर क्या तूफान उठ रहा है। लेकिन नई खोजों ने यह बात साफ कर दी है कि यह तरीका अधूरा है, क्योंकि शरीर की हर कोशिका, हर अंग, हर प्रक्रिया हमारी भावनाओं से, हमारे अनुभवों से और हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई है। इसे एक सीधे से उदाहरण से समझिए। जब हम डरते हैं तो शरीर में कुछ खास रसायन निकलते हैं जो हमें भागने या लड़ने के लिए तैयार करते हैं। दिल तेज धड़कने लगता है, मांसपेशियां खड़ी हो जाती हैं और पाचन की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। यह सब कुछ पलों में होता है, और अगर खतरा असली था तो थोड़ी देर बाद शरीर अपने आप सामान्य हो जाता है। लेकिन अगर वो डर बचपन से हमारे अंदर बैठा हुआ है और हम उसे जानते भी नहीं, तो यही प्रक्रिया धीमी रफ्तार से हर रोज हमारे शरीर में चलती रहती है। तनाव पैदा करने वाले रसायनों का स्तर लगातार ऊंचा बना रहता है। शरीर का बचाव तंत्र कमजोर पड़ता जाता है और शरीर धीरे धीरे अंदर से टूटने लगता है। बड़े पैमाने पर हुई खोजों में यह सामने आया कि जो लोग बचपन में किसी भी तरह के ट्रॉमा से गुजरे हैं, उनमें बड़े होकर दिल की बीमारी, कैंसर, मधुमेह और उदासी जैसी तकलीफों का खतरा उन लोगों के मुकाबले कहीं ज्यादा होता है जिनका बचपन सुरक्षित रहा। और यह कोई मामूली फर्क नहीं है, यह बहुत बड़ा फर्क है जो हजारों लोगों की जिंदगियों के अध्ययन से सामने आया है। और यहां एक बात है जो इस किताब को और भी गहरा बना देती है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें शरीर का बचाव तंत्र अपने ही शरीर को दुश्मन समझ लेता है और उस पर हमला करने लगता है। यह किताब एक बहुत अहम सवाल उठाती है कि आखिर शरीर ऐसा क्यों करता है, कोई अपने ही ऊपर हमला क्यों करे। और जवाब यह मिला कि जिन लोगों ने बचपन से अपनी जरूरतों को, अपनी भावनाओं को, अपने असली स्वभाव को दबाना सीखा है, जो हमेशा दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरने में लगे रहे और जिन्होंने कभी अपने आप को पहले नहीं रखा, उनके शरीर ने भी एक तरह से यही सीख लिया कि अपना ख्याल रखना जरूरी नहीं है। और यह सीख इतनी गहरी उतर जाती है कि शरीर का बचाव तंत्र भी वही करने लगता है जो मन ने सीखा है, यानी खुद को नुकसान पहुंचाना। यह सुनने में किसी कहावत जैसा लग सकता है, लेकिन यह शरीर के विज्ञान की सच्चाई है। हमारे भारत में इस बात को हमेशा से एक अलग नजर से जाना जाता रहा है। आयुर्वेद कहता है कि हर बीमारी की जड़ प्रज्ञापराध में है, यानी वो भूल जो हम खुद के खिलाफ करते हैं, अपनी प्रकृति के खिलाफ जीना, अपनी भावनाओं को अनसुना करना और ऐसी जिंदगी जीना जो हमारी अपनी नहीं है।
ये किताब आज के विज्ञान की जबान में ठीक यही बात कहती है। अब बात करते हैं नशे की लत की, जो इस किताब का एक बहुत अहम हिस्सा है। आमतौर पर हम यही मानते हैं कि नशे की लत कमजोर इरादे वालों को होती है, कि अगर कोई सच में चाहे तो छोड़ सकता है, कि यह एक तरह की नैतिक कमजोरी है। लेकिन इस किताब में जो बात सामने आई वो इससे बिल्कुल उलट है। नशे की लत असल में एक दर्द का इलाज है। जो लोग नशे में जाते हैं वो किसी ऐसे गहरे दर्द से भाग रहे होते हैं जो उन्हें बचपन से मिला है और जिसे उन्होंने कभी खुलकर महसूस करने की इजाजत नहीं दी। इस किताब में एक बहुत जरूरी बात कही गई है कि नशे की लत वो नहीं है जो तुम ले रहे हो, बल्कि वो है जो तुम महसूस नहीं करना चाहते। यानी कोई शराब पीता है इसलिए नहीं कि शराब अच्छी लगती है, बल्कि इसलिए कि शराब उस दर्द को, उस खालीपन को, उस अकेलेपन को कुछ देर के लिए सुला देती है जो बचपन से उसके अंदर पड़ा हुआ है। हमारे यहां भी यही ढर्रा दिखता है। जो लोग बचपन में सबसे ज्यादा प्यार और सुरक्षा से वंचित रहे, जिन्हें सबसे ज्यादा अनदेखा किया गया, जो किसी न किसी तरह के गहरे दर्द से गुजरे, वो बड़े होकर सबसे ज्यादा किसी न किसी चीज के आदी बन जाते हैं। चाहे वो शराब हो, जुआ हो, काम में डूबे रहने की लत हो, फोन से चिपके रहने की आदत हो या कुछ और। यह कमजोरी नहीं है, यह एक जख्मी इंसान का अपनी इकलौती जानी पहचानी राहत की तरफ भागना है। लेकिन यह समझ सिर्फ नशे को सही ठहराने के लिए नहीं है। यह इसलिए जरूरी है कि जब तक हम असली दर्द को नहीं देखेंगे, उसे पहचानेंगे नहीं, तब तक कोई भी इलाज ठीक से काम नहीं करेगा। और यह बात सिर्फ नशे के लिए नहीं, बल्कि हर बीमारी के लिए सच है। तो अगर शरीर और मन एक हैं, अगर हमारी भावनाएं हमारी बीमारियों को जन्म दे सकती हैं, अगर बचपन का दर्द हमारे शरीर में उतर जाता है, तो फिर सवाल यह उठता है कि यह सब होने दिया किसने? यह जिम्मेदारी सिर्फ किसी एक परिवार की नहीं है, सिर्फ किसी एक मां बाप की नहीं है। इसके पीछे कुछ और भी है जो बहुत बड़ा है और जिसे समझना बेहद जरूरी है। एक बहुत पुरानी कहानी है। दो मछलियां तैर रही हैं और सामने से एक बुजुर्ग मछली आती है। वो पूछती है कि बच्चों, सुबह कैसी है, पानी कैसा है? दोनों मछलियां मुस्कुराकर आगे बढ़ जाती हैं और थोड़ी देर बाद एक मछली दूसरी से पूछती है कि सुन, ये पानी क्या होता है? हम सब उन्हीं मछलियों जैसे हैं। हम एक ऐसे समाज में इतने गहरे डूबे हुए हैं कि उस समाज की बीमारियां हमें दिखती ही नहीं, क्योंकि वो हमें सामान्य लगती है। और जो सामान्य लगता है उस पर हम कभी सवाल नहीं उठाते, उसे हम बस जीते चले जाते हैं। लेकिन यह किताब वो सवाल उठाती है जो कोई नहीं उठाता। आज के दौर में एक आम इंसान की जिंदगी पर गौर कीजिए। सुबह उठते ही तनाव शुरू हो जाता है। काम का बोझ है, समय की कमी है, होड़ है। यह साबित करना है कि हम काफी हैं, यह दिखाना है कि हम कामयाब हैं। और यह सब करते करते जब रात को थके हारे बिस्तर पर गिरते हैं, तो अगले दिन सुबह फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है। बच्चों के लिए वक्त नहीं है, रिश्तों के लिए ताकत नहीं बची है, खुद के लिए तो कोई जगह ही नहीं है। और हम मान बैठे हैं कि यही जिंदगी है, यही सामान्य है। लेकिन क्या यह कुदरती है? इंसान लाखों सालों से छोटे छोटे समूहों में रहता आया है, जहां सब एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे। बच्चों को पूरा गांव मिलकर पालता था और अकेलापन जैसी कोई चीज नहीं थी। हमारा पूरा शरीर, हमारा पूरा दिमाग, हमारी पूरी बनावट उसी तरह की जिंदगी के लिए बनी है, जहां जुड़ाव हो, अपनापन हो, भरोसा हो और इंसान को इंसान मिले। लेकिन आज की दुनिया में देखिए क्या हो रहा है। हम अकेले घरों में बंद हैं, पड़ोसी का नाम तक नहीं जानते। बच्चे फोन और तस्वीरों वाली स्क्रीन के सामने बड़े हो रहे हैं और हम सोशल मीडिया पर हजारों लोगों से जुड़े होने का दिखावा करते हैं, जबकि असल में भीतर से गहरे अकेले होते हैं। और यह अकेलापन सिर्फ मन की तकलीफ नहीं है। बड़े पैमाने पर हुई खोजों में यह बात सामने आई है कि लगातार बना रहने वाला अकेलापन शरीर पर उतना ही बुरा असर डालता है जितना हर रोज 15 सिगरेट पीना। 15 सिगरेट रोज, और हम इसे सामान्य मानकर जी रहे हैं, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ बदले। लेकिन बात यही नहीं रुकती। यह किताब एक और बेचैन कर देने वाली सच्चाई सामने रखती है, और वो है हमारे पूरे आर्थिक ढांचे के बारे में। आज का पूरा तंत्र इस तरह बना हुआ है कि उसे हमारी भलाई से कोई लेना देना नहीं है। उसे बस इतना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा काम करें और ज्यादा से ज्यादा खरीदें। इस तंत्र में एक इंसान की कीमत इस बात से तय होती है कि वो कितना पैदा कर सकता है, कितना कमा सकता है। और इसीलिए जो लोग किसी वजह से कम काम कर पाते हैं, जैसे बीमार लोग, बुजुर्ग
या वो जो अपने बच्चों की देखभाल में लगे हैं, उन्हें इस तंत्र में बोझ माना जाता है। हमारे भारत में भी यह ढर्रा बहुत गहरा है और शायद सबसे ज्यादा दर्दनाक यहीं दिखता है। माँ बाप बच्चों को बचपन से यही सिखाते हैं कि पढ़ो, कुछ बनो, अच्छी नौकरी पकड़ो, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन जब इस सिखाने का मतलब यह हो जाए कि तुम्हारी कीमत सिर्फ तुम्हारी कामयाबी में है, कि अगर तुम डॉक्टर नहीं बने, इंजीनियर नहीं बने, सरकारी अफसर नहीं बने, तो तुम काफी नहीं हो, तो वो बच्चा एक ऐसे जाल में फंस जाता है जहां वो जिंदगी भर खुद को साबित करने में लगा रहता है और कभी यह नहीं मान पाता कि वो जैसा है वैसे ही काफी है। और यह एहसास कि मैं काफी नहीं हूं, ये जो लगातार भीतर चलती रहने वाली बेचैनी है, ये लंबे समय तक बने रहने वाले तनाव की सबसे बड़ी जड़ है। और यही तनाव शरीर को धीरे धीरे, चुपचाप अंदर से तोड़ता रहता है। यहां एक और बात है जो इस किताब में आती है और जो सुनकर शायद आपको चौंक जाए। हम जिन लोगों को बहुत कामयाब मानते हैं, जिन बड़े नेताओं को, जिन मशहूर हस्तियों को, जिन बड़े कारोबारियों को हम सराहते हैं, उनमें से बहुत से लोग असल में अपने बचपन के दर्द से भागकर उस कामयाबी तक पहुंचे हैं। वो बेचैनी जो उन्हें रात को चैन से सोने नहीं देती, वो ताकत जो उन्हें हर वक्त आगे धकेलती रहती है, वो रुक न पाने की मजबूरी जो उन्हें कभी संतुष्ट नहीं होने देती, यह सब उनकी ताकत नहीं है, ये उनके जख्मों की आवाज है। और हम उसे कामयाबी का नुस्खा समझकर उसकी नकल करने में लगे रहते हैं। इसे एक सच्ची घटना से समझिए। एक बड़ी नेता ने एक बार सबके सामने बताया कि उनके पिता बहुत सख्त थे। रोना मना था, कमजोरी दिखाना मना था। एक बार जब वो छोटी बच्ची थीं और कुछ बच्चों ने उन्हें तंग किया, तो वो डर कर घर भागी आईं। उनकी मां ने दरवाजा बंद करते हुए कहा कि इस घर में कायरों के लिए कोई जगह नहीं है, वापस जाओ और लड़ो। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सबको लगा कि यह हिम्मत की कहानी है, जीत की कहानी है। जरा ठहर कर सोचिए, ये एक 4 साल की बच्ची थी जो डरी हुई थी, जिसे अपनी मां की गोद चाहिए थी, और उसकी मां ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। यह हिम्मत की कहानी नहीं थी, यह एक छोटी सी बच्ची का ट्रॉमा था जिसे हमने कामयाबी का किस्सा बना दिया। और यही सबसे बड़ी गड़बड़ है। हम ट्रॉमा को हिम्मत का नाम देते हैं, हम दर्द को ताकत का नाम देते हैं, हम अपनी भावनाओं को दबाने को समझदारी कहते हैं, और इस तरह हम अगली पीढ़ी को भी वही सिखा देते हैं जो हमें सिखाया गया था। वो बच्ची बड़ी होकर नेता जरूर बनी, लेकिन क्या वो कभी उस डरी हुई 4 साल की बच्ची को गले लगा पाई? ये सवाल कोई नहीं पूछता। लेकिन यह सिलसिला कहीं तो टूटना चाहिए, और वो कहां से शुरू होगा? वो शुरू होगा वहां से जहां हम अपने आप से ईमानदार होना शुरू करेंगे, जहां हम ये मानेंगे कि बीमारी हमारी गलती नहीं है, लेकिन उससे बाहर निकलना हमारी जिम्मेदारी जरूर है, और जहां हम उस ठीक होने के सफर की तरफ कदम रखेंगे जो सिर्फ दवाइयों में नहीं, बल्कि खुद के साथ एक नए रिश्ते में छुपा हुआ है। इंग्लैंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक औरत रहती थी जिनका नाम सू था। कई साल पहले लंदन के एक रेलवे स्टेशन पर एक बम धमाके में उनका एक पैर उड़ गया था और दूसरा बुरी तरह जख्मी हो गया था। कई बार चीर फाड़ हुई, बरसों तक तकलीफ झेली, और एक ऐसा बोझ था जो उन्हें अंदर से खाए जा रहा था, क्योंकि जो आदमी उस वक्त उनके ठीक बगल में खड़ा था वो उस धमाके में मारा गया था और वो बच गई थी। वो अपराध बोध उनके सीने पर पत्थर की तरह रखा था कि मैं क्यों बची, वो क्यों चला गया। उस दिन के 13 साल बाद सू ने अफ्रीका का सबसे ऊंचा पहाड़ किलिमंजारो चढ़ा, एक नकली पैर के साथ, और एक ऐसे पैर के साथ जिसमें ठीक से महसूस तक नहीं होता था। जब उनसे पूछा गया कि यह कैसे मुमकिन हुआ, तो उन्होंने जो कहा वो इस पूरी किताब की जान है। उन्होंने कहा कि ठीक होने का मतलब यह नहीं था कि मेरा पैर वापस आ जाए, ठीक होने का मतलब था कि मैं वापस आ जाऊं, कि मैं उस दर्द को, उस बोझ को, उस टूटन को देखूं, उसे महसूस करूं और फिर उससे आगे बढ़ूं। यही है ठीक होना, यही है असली शिफा। और यह वो बात है जिसे इस किताब में बहुत ध्यान से समझाया गया है, क्योंकि हम अक्सर दो चीजों को एक समझ लेते हैं जो असल में बिल्कुल अलग हैं। एक है बीमारी का इलाज, यानी बीमारी का जड़ से खत्म हो जाना, और दूसरा है ठीक होना, यानी अपनी पूरी जात से वापस जुड़ना, अपने आप में लौटना, टूटे हुए हिस्सों को समेटकर फिर से एक होना। बीमारी का पूरा इलाज हमेशा मुमकिन नहीं होता, लेकिन ठीक होने का रास्ता हमेशा खुला रहता है। कभी कभी कोई इंसान बीमारी से पूरी तरह छुटकारा नहीं पाता, लेकिन भीतर से ठीक हो जाता है, और कभी कभी कोई बीमारी से तो छूट जाता है, लेकिन भीतर से टूटा रहता है। तो ये ठीक होने का सफर शुरू कहां से होता है? पहला कदम है
सच्चाई का सामना। यह किताब बहुत साफ तरीके से कहती है कि ठीक होने की शुरुआत तब होती है जब हम अपने आप को, अपने दर्द को, अपनी जिंदगी को ठीक वैसे ही देखते हैं जैसी वो है, बिना किसी बहाने के, बिना किसी सफाई के और बिना खुद को या किसी और को दोष दिए। सुनने में यह आसान लगता है, लेकिन करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि हम इंसान हैं और हम दर्द से बचना चाहते हैं, और सच्चाई अक्सर सबसे ज्यादा दर्द देती है। लेकिन जैसा कि एक पुराने यूनानी नाटककार ने कहा था कि हम दुख सहकर ही सच तक पहुंचते हैं, और जो सच तकलीफ देता है वही ठीक होने की शुरुआत भी करता है। इस किताब में ठीक होने के 4 बुनियादी सिद्धांत बताए गए हैं, 4 ऐसी बातें जो इस पूरे सफर की नींव है। पहली बात है अपने आप के साथ सच्चाई। इसका मतलब है कि हम अपनी असली भावनाओं को, अपनी असली जरूरतों को पहचानना शुरू करें। वो जरूरतें जो हमने बचपन से दबाई हुई हैं, वो भावनाएं जिन्हें हमें कभी खुलकर जीने की इजाजत नहीं मिली। यह सफर बहुत बेचैन करने वाला होता है, क्योंकि जब हम उन दबी हुई भावनाओं को पहली बार देखते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, लेकिन वो तकलीफ ठीक होने का हिस्सा है, रुकावट नहीं। दूसरी बात है अपने गुस्से को सही जगह पहुंचाना। यहां गुस्से का मतलब किसी पर चिल्लाना या किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। इसका मतलब है कि हम उस सच्चे और सही गुस्से को पहचानें जो हर इंसान के अंदर होना चाहिए। जब उसके साथ नाइंसाफी हो, जब उसकी जरूरतें पूरी न की जाए, जब उसे अनदेखा किया जाए। जो लोग हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, जो कभी नाराज नहीं होते, जो हमेशा दूसरों को खुश रखने में लगे रहते हैं, वो असल में इस सच्चे गुस्से को दबा रहे होते हैं, और वो दबा हुआ गुस्सा शरीर में बीमारी बनकर उभरता है। तीसरी बात है स्वीकार करना। लेकिन ये वो स्वीकार नहीं है जो हम अक्सर सोचते हैं कि जो हुआ भूल जाओ, माफ कर दो, आगे बढ़ो। ये स्वीकार ये है कि जो हुआ वो हुआ, जो दर्द मिला वो मिला, जो जख्म है वो हैं, और अब हम उनके साथ आगे बढ़ेंगे। उन्हें छुपाकर नहीं, बल्कि उन्हें देखकर, समझकर और उनसे सीखकर। और चौथी बात है अपनी जिंदगी पर अपना हक वापस लेना। इसका मतलब है कि धीरे धीरे हम वो फैसले लेना सीखें जो हमारी अपनी असली जरूरतों से निकलें, दूसरों के डर से नहीं, दूसरों की उम्मीदों से नहीं, और बचपन में हमारे अंदर भरी गई उस पुरानी सोच से नहीं, बल्कि अपने भीतर की उस आवाज से जो हमें हमेशा से पता थी, लेकिन जिसे हमने कभी सुनने की हिम्मत नहीं की। ठीक होना कोई एक दिन का काम नहीं है, और यह कोई सीधी सड़क नहीं है। कभी कभी हम 2 कदम आगे बढ़ते हैं और 1 कदम पीछे आ जाते हैं, और यह बिल्कुल ठीक है। यह इस सफर का हिस्सा है। ठीक होने का मतलब यह नहीं कि दर्द हमेशा के लिए चला जाए। इसका मतलब यह है कि हम उस दर्द के साथ एक नया रिश्ता बनाएं, एक ऐसा रिश्ता जहां वो दर्द हमें चलाता नहीं, बल्कि हम उसे समझते हैं, उसे जगह देते हैं और फिर भी आगे बढ़ते हैं। हमारे भारत में स्वस्थ शब्द का जो मतलब है वो इसी ठीक होने को समझाता है। स्व यानी अपना आप, और एस्थ यानी टिके रहना, यानी अपने आप में टिके रहना। जब हम अपने असली स्वभाव से जुड़ते हैं, अपनी भावनाओं को महसूस करने की इजाजत देते हैं, अपनी जरूरतों को पहचानते हैं और वो जिंदगी जीना शुरू करते हैं जो सच में हमारी है, तो वही असली सेहत है। सिर्फ बीमारी का ना होना सेहत नहीं है, अपने आप में लौटना सेहत है। और अब वो बात जो शायद इस पूरी किताब की सबसे जरूरी बात है, ठीक होना सिर्फ अपने लिए नहीं है। जब तक समाज नहीं बदलेगा, तब तक हर अगली पीढ़ी उन्हीं जख्मों के साथ पैदा होती रहेगी। जो दर्द हमें मिला, वही दर्द हम अनजाने में अपने बच्चों को दे देते हैं, क्योंकि हमें कोई और तरीका सिखाया ही नहीं गया। इसीलिए यह किताब सिर्फ यह नहीं कहती कि आप खुद को ठीक करें, बल्कि यह भी कहती है कि जो लोग खुद ठीक होते हैं वो अपने आसपास की दुनिया को भी बदलते हैं। वो बेहतर माँ बाप बनते हैं, बेहतर इंसान बनते हैं, और इस तरह एक एक इंसान का ठीक होना एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाता है। लेकिन यह पूरा सफर शुरू होता है एक छोटे से कदम से, और वो कदम बस इतना है कि हम अपने आप से कहें कि हां, मुझे दर्द हुआ था, वो दर्द असली था, और मैं उससे बेहतर जिंदगी का हकदार हूं। एक पल के लिए रुकिए, सोचिए उस एक बीमारी के बारे में जो आपको है, या आपके किसी अपने को है, या उस एक आदत के बारे में जिसे आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। या उस एक रिश्ते के बारे में जो आपको रोज थोड़ा थोड़ा तोड़ता रहता है, लेकिन आप उसमें बने हुए हैं, क्योंकि बाहर निकलने से ज्यादा डर अंदर रहने की आदत भारी पड़ती है। अब अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या कभी आपने यह जानने की कोशिश की कि यह क्यों है? सिर्फ शरीर के स्तर पर नहीं,
बल्कि जिंदगी के स्तर पर, कि यह बीमारी, यह आदत, यह तकलीफ मुझसे क्या कहना चाहती है, मुझे क्या बताना चाहती है। क्या कोई ऐसा दर्द है जो बरसों से मेरे अंदर दबा पड़ा है और अब शरीर उसे अपनी जबान में बोल रहा है? इस लंबे सफर में जो कुछ हमने समझा उसे 5 बड़ी बातों में समेटा जा सकता है। पहली बात, ट्रॉमा यानी गहरा जख्म सिर्फ बड़े हादसों से नहीं आता। बचपन में प्यार का शर्त के साथ मिलना, भावनाओं को दबाने की ट्रेनिंग, अपनी जरूरतों को हमेशा सबसे आखिर में रखना, यह सब भी ट्रॉमा है। और यह ट्रॉमा यादों में नहीं रहता, यह सीधे शरीर में उतर जाता है और बरसों तक चुपचाप हमारी बीमारियों को, हमारे रिश्तों को और हमारे बर्ताव को चलाता रहता है, बिना हमें पता चले। दूसरी बात, शरीर और मन अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। जो हम महसूस नहीं करने देते, वो शरीर अपने तरीके से महसूस करता है। कैंसर हो, शरीर का अपने ही खिलाफ हो जाना हो, नशे की लत हो या गहरी उदासी हो, इन सब की जड़ें सिर्फ शरीर में नहीं होती, वो उस जिंदगी में होती हैं जो हमने जी है और उन भावनाओं में होती हैं जिन्हें हमने बरसों से दबा कर रखा है। तीसरी बात, जिसे हम सामान्य मानते हैं वो कुदरती नहीं है। हमारा समाज, हमारा पूरा तंत्र, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, यह सब इंसान की असली जरूरतों के खिलाफ चल रही है। और जब कोई भी जीव ऐसे माहौल में रहे जो उसके लिए बना ही नहीं, तो वो बीमार पड़ेगा। इसीलिए बीमारी हमारी गलती नहीं है, लेकिन उसे समझना और उससे बाहर निकलने की कोशिश करना, यह जरूर हमारी अपनी जिम्मेदारी है। चौथी बात, ठीक होने का मतलब बीमारी का चले जाना नहीं है। ठीक होने का मतलब है अपने आप में वापस लौटना, उन भावनाओं को महसूस करना जिन्हें हमने बरसों से रोक कर रखा है, उस जिंदगी को जीना शुरू करना जो सच में हमारी है, न कि वो जो दूसरों की उम्मीदों ने हमें थमाई है। अपने भीतर की उस आवाज को सुनना जिसे हमने बहुत पहले चुप करा दिया था। और पांचवी बात, यह सफर अकेले का नहीं है। जब हम खुद ठीक होते हैं तो हम अपने बच्चों को वो दर्द देने से रुक जाते हैं जो हमें मिला था। हम अपने रिश्तों को बेहतर बनाते हैं, अपने आसपास के लोगों को बेहतर देते हैं। और इस तरह एक एक इंसान का ठीक होना एक बहुत बड़े बदलाव की चुपचाप शुरुआत बन जाता है। हमारे भारत में एक पुरानी बात कही जाती है कि जो खुद को जानता है वो सब कुछ जानता है, और जो खुद से अनजान है वो सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं जानता। यही इस किताब का सबसे गहरा सबक है। अपने आप को जानो, अपने दर्द को जानो, अपनी जरूरतों को जानो और उस जानकारी से एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। क्योंकि जब तक हम अपने भीतर नहीं झांकेंगे, बाहर कुछ भी बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपसे एक सवाल है, और इस सवाल का जवाब नीचे टिप्पणी में जरूर लिखिए। आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसी बात जरूर होगी जिसे आप बरसों से दबाते आए हैं, कोई एक भावना जिसे आपने कभी पूरी तरह बहने नहीं दिया, कोई एक जरूरत जिसे आपने हमेशा सबसे आखिर में रखा। क्या आप उसे पहचान सकते हैं? बस यही लिखिए कि वो एक चीज क्या है जो आप खुद को देना चाहते हैं लेकिन कभी दे नहीं पाए। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये ठीक होने की तरफ पहला कदम है। और ये कदम उठाने की हिम्मत हर कोई नहीं कर पाता, लेकिन जो करता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कुछ हिलाया है, कोई तार छेड़ा है, तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, जो किसी तकलीफ में हैं, जो खुद को समझना चाहते हैं। क्योंकि ये बात जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, उतने ज्यादा लोगों को अपनी बीमारी को, अपनी तकलीफ को एक नई नजर से देखने का मौका मिलेगा और शायद किसी की जिंदगी बदल जाए बस एक वीडियो से। चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि ऐसी गहरी और जरूरी बातें हम यहां करते रहते हैं, आपकी अपनी जबान में, आपके अपने लोगों के लिए। जय हिंद।